मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन। पहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई, पहले सितम को रात फिर दावत रक्स दी गई और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। मैं नहीं समझता कि इतनी पाबंदियां हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कलमकार हर दौर में थोड़ा सा डरा रहता है। आजकल कुछ ज़्यादा डरा हुआ है। प्यास दरिया की निगाहों से छिपा रखी है, एक बादल से बहुत आस लगा रखी है। ये शेर आप जानते होंगे, इकबाल अशर साहब का ये शेर है जो अदबी महफिलों में दुनिया के अलग अलग मुल्कों में तशरीफ़ ले जा चुके हैं। आलमी शोहरत याफ्ता शायर मेरे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, आप अदब के शहर लखनऊ में हैं, अलग अलग महफिल में आप दुनिया भर में जाते रहे हैं। क्या माहौल देखते हैं जो इस वक्त ख़ास तौर से जो माहौल है, कितना मुश्किल है शेरों के ज़रिए अपनी बात पहुंचा सकना, गज़ल के ज़रिए अपनी बात पहुंचा सकना? ये तो हर दौर में मुश्किल रहा है। अगर आप मफरूज़े की तरह शायरी करते हैं कि भाई मैं काल्पनिक बात कर रहा हूँ, एक फ़र्ज़ी बातें हैं, ऐसी बातें हैं जो जिसे सुनकर पढ़कर जो है सुनने वाले को, पढ़ने वाले को मज़ा आता है, तस्कीन मिलती है और वो किसी ख़याली दुनिया में चला जाता है और उसे ऐसा लगता है दुनिया बड़ी खूबसूरत है। तो ऐसी शायरी करना तो किसी भी दौर में मुश्किल नहीं है, लेकिन सच बोलना हर दौर में मुश्किल है। और अपने अहद की कड़वी सच्चाइयाँ और जो पहलू निकलते हैं, ज़ाहिर है कि उसमें दुनियावी पहलू भी हैं और समाजी और सियासी पहलू भी आ जाते हैं। तो जो एक दुनिया शायर के सामने होती है और वो उसकी आँख उसे देखती है और उसका ज़मीर उसे महसूस करता है, तो उसको लिखना आसान नहीं है और इसके लिए बहुत जुर्रत चाहिए और बड़ी सदाकत पसंदी चाहिए। फिर भी शायर हत्तल इम्कान कोशिश करता है सच लिखने की, और जाहिर है कि हमारी शायरी का जो एक हुस्न है वो इशारियत है। तो इशारियत के साथ ही हम लिखना चाहते हैं और हमें लिखना भी चाहिए। और कोई अगर ये कहे कि आप बिल्कुल बयानिया अंदाज में शायरी करने लगी है, तो मैं उसे शायरी नहीं मानता, वो तो फिर तकरीर के ज़ुमरे में आ जाती है। लेकिन बहरहाल अब इशारियत के साथ भी सच बोलना इतना आसान नहीं है। हिंदुस्तान के मुकाबले जब आप गैर मुल्क में जाते हैं, दुबई हो गया, जिद्दा हो गया, अलग अलग मुल्कों में आप जाते हैं, शेरी नशिस्त में शिरकत करते हैं, क्या फ़र्क पाते हैं दोनों जगह के जो साइमीन होते हैं या फिर जो लोग होते हैं, या जिस तरीके का माहौल रहा करता था पहले, उसमें और अब में क्या फ़र्क पाते हैं आप? शुरुआती दौर जब आप कर रहा होगा तमाम। देखिए, एक फ़र्क तो बहुत वाज़े तौर पे मैं महसूस करता हूँ कि शायरी कहीं ना कहीं अब एंटरटेनिंग कैटेगरी में है। मतलब कुछ ऐसे लोग मुशायरे में ज़रूर आते हैं जो ये समझते हैं कि शायरी एक महज़्ज़ब एंटरटेनमेंट है। मतलब फ़िल्म नहीं देखी आपने और कोई सिंगिंग का कोई प्रोग्राम नहीं सुना, आप मुशायरे में आ गए, तो ऐसे लोग परेशान करते हैं। मतलब वो शायद ऐसी सतह पे लाना चाहते हैं शायर को जो बिल्कुल अवामी सतह कहलाती है, और जहाँ आने के बाद शायर में ख्याल से इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में तो रखा नहीं जा सकता। वो बिल्कुल आम सा आदमी बन जाता है और वो आवाम के जज्बात और एहसासात को बयान करना चाहता है या उसकी तर्जुमानी करना चाहता है। तो ऐसे कुछ लोग अब मिलते हैं मुशायरों में, और मैं पुराने तस्करे जब पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि पहले भी थे ऐसे लोग जो शायरी को ज़हनी अय्याशी या तफरीह तबाह का ज़रिया समझते थे, लेकिन शायरी ऐसा अमल है नहीं। शायरी एक संजीदा अमल है। ये आदमी मंसूबा बंदी के तहत नहीं कर सकता, और
ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं बैठकर किसी गज़ल का मंसूबा बनाऊं, फिर मैं एक मिसरा यानी ज़मीन तराशूं और फिर मैं उसमें शेर कहूं, और ये सब कुछ सोचा समझा हुआ हो। ये एक अंतर ज्ञान है, इसमें रदीफ़ और काफ़िए का खेल ज़रूर है कि काफ़िया जो है हमें कुछ जैसे मान लीजिए मेरी गज़ल का काफ़िया मोहब्बत है, अगला काफ़िया जो है वो शरारत है, उसके बाद इबादत है। तो काफ़िए जो हैं ये मुझे किसी ख़ास ख़याल की तरफ डाइवर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन आखिर में वो ख़याल मेरा ही होता है और मुझे तय करना होता है कि ये ख़याल जो मुझ पे वारिद हुआ या मैं एक ख़ास कैफियत में ये कह बैठा हूँ, ये एक्चुअली मेरी आइडियोलॉजी या मेरे आइडियलिज़म को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। मैं उसे रद्द भी कर सकता हूँ कहने के बाद, ये तो ऐसे ही बस काफ़िया पैमाइशी हो गई, इसमें मैं नहीं हूँ कहीं भी। तो ये एक अजीब सा लफ्ज़ों का गोरख धंधा है जिसमें विजदान भी शामिल है, जिसे अंतर ज्ञान कह सकते हैं आप, और इसमें आपका आदर्शवाद और आपकी अपनी जो विचारधारा है, जो आपकी फ़िक्री सतह है, वो भी शायरी के ज़रिए आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं। विचारधारा और फिक्री सतह की आपने बात की, जो माहौल चल रहा है मुल्क में आजकल, उसको लेकर आपने जो शेर सबसे अच्छा कहा, कुछ शेर हमारे दर्शकों के लिए आप। नहीं देखिए, मैं क्या और तमाम शोरा क्या, हम इजहार के लिए आज़ादी चाहते हैं, और ये मेरी उसमें गुजारिश मेरी अपने शायरों से भी रहती है और कलमकार बिरादरी से भी रहती है कि भाई देखिए, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलना चाहिए, लेकिन हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारी ज़बान जो है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। मतलब हम उस ज़बान में शिकायत करें कि अगर हमें कोई ऐवान सियासत में आने की दावत दे और ये कहे कि आप यहाँ आके ये शिकायत बयान कीजिए, तो वो ज़बान इतनी महज़्ज़ब हो या डेमोक्रेटिक हो, उसकी एक ऐसी मर्यादा हो कि मैं वहाँ भी उसे पेश कर सकूँ और उसमें शर्मिंदगी महसूस ना करूँ। तो इजहार की आज़ादी मिलना एक बात है, और उसको अपने तरीके से, यानी उसका जो एक अपना डेमोक्रेसी का जो एक वक़ार है और जो उसकी एक डेफिनेशन है, चीज़ें उसके अंदर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं नहीं समझता कि इतनी पाबंदियां हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कलमकार हर दौर में थोड़ा सा डरा रहता है। आजकल कुछ ज़्यादा डरा हुआ है, फ़र्क ही है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास ना कभी कोई ऐसा फ़ोन आया है, ना किसी ने मुझे धमकाया है कभी कि ये क्या क्या कह रहे हो तुम। हाँ, एक आध शेर पे ये ज़रूर कहा गया कि हाँ ये ना पढ़िए आप, और उसमें भी मैं वही शेर बस आप सुना। उसमें भी मैं समझता हूँ कि वो मना इसलिए किया गया था कि मैंने एक रिपोर्टर का नाम लिया था जो जिनका मर्डर कर दिया गया था शायद कर्नाटक में, गौरी लंकेश। तो उनका नाम लेके मैंने पढ़ा था शायद, तो वो सरकारी ऑफिसर जो जिम्मेदार थे, उन्होंने शायद इस वजह से, तो वो एक गज़ल है मेरी कि हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा न दी गई दर्द बढ़ा दिया गया। उनकी मुराद है यही ख़त्म न हो ये तीरगी, उनकी मुराद है यही ख़त्म न हो ये तीरगी, जिसने ज़रा बढ़ाई लो उसको बुझा दिया गया। फिर ये कहा गया कि आप शौक़ से सांस लीजिए, फिर ये कहा गया कि आप शौक़ से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया गया। अहले सितम को रात फिर दावत रक़्स दी गई, अहले सितम को रात फिर दावत रक़्स दी गई, और बराए रोशनी शहर जला दिया गया। पिछले मुबाहिसे में तो लहजा ही नरम था, मगर पिछले मुबाहिसे में तो
लहजा ही नर्म था मगर पेशे हरीफ अब की बार सर भी झुका दिया गया। तो ये गज़ल ज़रूर आप कह सकते हैं कि मैं इसे यूं कह के पढ़ने लगा था कि अच्छे दिनों का मरसिया है। तो अब जाहिर है जो जिन लोगों ने ये स्लोगन दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उन्हें ये बात बुरी लगी होगी, लेकिन मुझे बहुत महज़्ज़ब तरीके से मना किया गया कि भाई हम आपको बहुत पसंद करते हैं लेकिन ये गज़ल ना पढ़िएगा। तो ये जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग होते हैं, मेरे ख्याल से वो ये दौर हो या उससे पीछे का हम दौर देखें, आमतौर पर इमरजेंसी के ज़माने का बहुत जिक्र हो रहा है आजकल, तो उसमें भी कुछ ऐसे वाक़यात सुनने को मिलेंगे कि यार वो फ़लाँ आदमी को जो है वो उसकी फ़िल्म बैन कर दी गई और उसको जेल में डाल दिया गया या उस पर पाबंदी लगा दी गई। तो मेरे ख्याल है इक़्तिदार एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक लफ्ज़ ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं और वो है यस, जी। अगर कोई ना कहने की हिम्मत रखता है, जैसे जान निसार अख्तर का एक शेर याद आ रहा है कि इनकलाबों की घड़ी है, इनकलाबों की घड़ी है, हर नहीं हाँ से बड़ी है। तो अब ये दौर, इसको अगर मैं इसकी समरी आप कहें मुझसे कि भाई कुछ बयान कीजिए, तो बस ये है कि हर हाँ जो है वो इस वक्त नहीं से बड़ी है, नहीं हाँ से बड़ी नहीं हो पा रही है। तो इतना फ़र्क ज़रूर है। और मुझे फिर भी ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि हमारे यहाँ और मुल्कों के मुकाबले में इजहार की आज़ादी ज़्यादा हासिल है हम लोगों को, और सरकार और थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबल हो और कहने वाला भी अपनी भाषा की जो मर्यादा है और जो उसका भाषा का जो एक इस्तेमाल है वो अच्छा होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। आपको लगता है जो इक़्तिदार में जो टॉप लेवल पे जो लोग बैठते हैं, अगर वो सुनेंगे, आलोचना अगर अपनी सुनेंगे, तो उससे सुधार किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है, जहाँ कमियां रह जा रही हैं उसको पूरी किया जा सकता है। क्योंकि पहले के दौर में देखा गया है कि संसद में भी हम लोग जब देखते थे, बड़े बड़े लीडर एक दूसरे को बड़ी बड़ी बात कह दिया करते थे, यूपी विधानसभा हो, लोकसभा हो, केंद्र सरकार हो, एक दूसरे को नेता बड़ी बड़ी बात कह दिया करते थे और उसके बाद फिर दोनों गले मिला करते थे। आज के दौर में वो कमी लगता है आपको? गले तो वो आज भी मिलते हैं कैंटीनों में जाके, और अब एक दूसरे के बाल बच्चों की शादी ब्याहों में भी जाते हैं, वहाँ भी गले मिलते हैं। लेकिन मैं उन्हें गले मिलता हुआ पार्लियामेंट में भी देखना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरा ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा, सच नहीं हो पा रहा। मैंने एक स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, तो उनसे एक बार ये कहा कि भाई आप किसी डिबेट में जब बैठते हैं तो क्या, मान लीजिए आपके सामने बीजेपी का कोई लीडर है, वो वहाँ का स्पोक पर्सन है, तो क्या कभी ऐसा नहीं होता कि आप उसकी किसी बात से मुत्तफिक हो जाएं? यानी वो कोई ऐसी बात कहे कि आपको ऐसा लगे कि ये बात जायज़ है, सही है, तो आप ये नहीं कह सकते क्या कि भाई ये बात मैं आपकी मानूंगा और ये बात आपकी जायज़ है और मैं एग्री करता हूँ। तो वो कहने लगे यार इकबाल भाई हम पार्टी लाइन से बंधे हुए होते हैं। तो मैंने कहा यार ऐसी कैसी पार्टी लाइन हो गई? मिसाल के तौर पे आप कोई अच्छी बात कह रहे हैं तो बीजेपी के मान लीजिए कोई स्पोक पर्सन बैठे हैं और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, तो उन्हें ये भी कहना चाहिए कि हाँ ये बात आपकी दुरुस्त है और मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अगर जो ट्रेजिडी है और जो एक बुरी बात है मेरे ख्याल से, यानी जहाँ तक, क्योंकि डायलॉग जो है वो बहुत ख़ास चीज़ है। मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी का डायलॉग, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का मुकालमा, ये मुकालमा ही है जो समाज को जोड़ता है, जो देश को देश से जोड़ता है, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से जोड़ता है। ये डायलॉग है, ये मुकालमा है, ये मुकालमा ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुकालमे में सहमति नहीं बन रही कहीं। मतलब अगर कोई कांग्रेस का आदमी है तो वो ये सोच के बैठ रहा है कि मुझे हर हाल में इसकी बात रद्द करनी है। बीजेपी का आदमी भी यही सोचे हुए कि ये कितनी अच्छी बात कहते, मैं इसकी बात रद्द करूँगा। तो ये सहमति कब होगी हमारे मुल्क में, और ऐसे अच्छे दिन कब आएंगे कि जब हम अच्छी बातों पे एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे इस मुल्क की बेहतरी के लिए? हमारी शिकायत बस यही है सियासतदानों से
कि कोई एक चीज तो ऐसी होती होगी कि जो आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये ठीक ये है, ठीक है। ये अच्छा, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम तो बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, आप खड़े हो गए ये तो कह ही सकते कह हैं ना। सकते हैं। हाँ, जो सही है उसको या बोलो। या मान लीजिए कोई मुखालिफ पार्टी ये अपोजिशन है, वो कोई तो बात ऐसी करती होगी कि बरसरे इख्तियार पार्टी ये कह दे कि हाँ ये बात ये हम बात आपकी माने। मानेंगे। तो अभी जरा सा इसकी कमी महसूस करता हूँ मैं ज़ाती तौर पर। एक आखिरी सवाल ये है कि अदबी महफिलों के साथ साथ आप तमाम महफिलों और मकासदे में तशरीफ़ ले जाते रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, मौला अली हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में भी तमाम शेर आपने कहे हैं। कुछ क्या फ़र्क देखते हैं, और कुछ शेर अगर आप सुना दें हमें। देखिए फ़र्क तो बहुत बड़ा है। ये जो शायरी हम गज़ल या नज़्म की करते हैं, मुशायरों में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, ये दुनियावी मामले होते हैं। हालांकि इसमें तसव्वुफ़ के भी पहलू निकलते हैं, इसमें हमारी रूहानी मसरतों का भी जिक्र आता है, लेकिन जो मकासदे की महफिलें हैं और जो अहले बैत हज़रात का जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, या शुहदाए करबला का जो ताल्लुक़ है, वो ज़ाहिर है सरासर हमारे निज़ाम अक़ाइद से जुड़ा हुआ मामला है। और मैं फ़र्क ये महसूस करता हूँ कि मुशायरों में शायर हूट हो जाता है, शायर की किसी कलाम पे नापसंदीदगी का इजहार भी कर सकते हैं सामीन, खामोश भी बैठ सकते हैं। लेकिन मकासदे की महफिलों में मैं जब भी जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शायरी है ये उनके ब्लड में है, मतलब उनकी तरबियत का हिस्सा है, उनकी घुट्टी में शामिल है। मतलब बच्चा भी है तो वो शेर सुनना जानता है, उसे पता है शेर कैसे सुना जाता है। अब जाहिर है कि ये जो एक सिलसिला है मनाक़िब व सलाम का, या कहना चाहिए रसाई अदब का जो एक सिलसिला है, ये भी सदियों पुराना है। तो अब इसमें भी ये महसूस किया जाने लगा है कि भाई ये सब कुछ पुराना होता जा रहा है। ये भी कहा उसके भी मफाहीम है और मज़ामीन हैं उस शायरी के भी, तो वो पुराने होते जा रहे हैं, उसमें भी रिपीटिशन बहुत हो रहा है। तो मैंने जब मैं शायद एक आधी मनक़बत शायद कह पाया था मैं, तो मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे इसमें कुछ नए पहलू निकालने हैं, मुझे कुछ ऐसी बातें कहनी है जो मेरी अपनी है। यानी मैं रिवायत की पासदारी इस हद तक नहीं करूँगा कि वही कहता रहूँ जो कहा जाता रहा है। तो मैंने कुछ उसमें एक आध जगह मुझे कामयाबी मिली है, जैसे 2 शेर मेरे मकबूल भी हुए हैं। एक तो मतलब ही इसका सुन लीजिए, वो शेर सुनाना, और दूसरा है वो कितनी सदियों पे शुजाअत का ये पल भारी है, कितनी सदियों पे शुजाअत का ये पल भारी है, कट गए हाथ मगर हुस्न अमल जारी है। सर पटकती हुई मौजों को तला तुम न कहो, सर पटकती हुई मौजों को तला तुम न कहो, ये तो दरियाओं का अंदाज़े आज़ादारी है। तो लोगों ने बड़ा सराहा, और कई मरतबा तो ऐसा हुआ कि लोग मेरे हाथ चूमने लगे। मैंने कहा भाई मैं तो बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, आप क्या कर रहे हैं? कहने भाई कुछ नया सा हो गया है। बहरहाल मुझे नहीं पता ये कितना नया है, लेकिन मुझे काफ़ी दुआएं मिली। एक शेर और पिछले दो साल पहले शायद मैंने बनारस में पढ़ा था, तो एक मतला और एक शेर ये भी सुन लीजिए, इसमें भी शायद कुछ नया है। उसे सलाम समझता है जो मकामे हुसैन, उसे सलाम समझता है जो मकामे हुसैन, जुबान चूम लूं उसकी जो लेवे नामे हुसैन, जुबान चूम लूं उसकी जो लेवे नामे हुसैन, मिटाता रहता हूँ नामे यजीद लिख लिख कर,
मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन। तो मेरी जो मनक़बती शायरी है उसका सफ़र जारी है और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि वो कहूँ जो मेरा है, जो मेरा अक़ीदा है या मेरे जज्बात हैं और मेरे एहसास हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे इकबाल अशर साहब जो अपने मखसूस अंदाज में जिन्होंने अपनी जो नज़्म कही हुई थी वो सुनाई, और दुनिया भर में जिस तरीके से जो हालात हैं, जिस तरीके से जाते रहे, जो कुछ महसूस किया है अलग अलग मकामात पर, वो अपने जो तासुरात थे वो साझा किए। आगे भी हम इसी तरह किसी न किसी बड़ी शख्सियत से बातचीत करते रहेंगे। द न्यूज़ कॉर्नर के लिए शारिक जाफरी। समझता है जो मकाम हुसैन उसे सलाम, समझता है जो मकाम हुसैन, जुबान चूम लूं उसकी जो लेवे नाम हुसैन, जुबान चूम लूं उसकी जो लेवे नाम हुसैन, मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मिटाता रहता हूँ नाम यजीद लिख लिख कर, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन, मैं अपने ढंग से लेता हूँ इंतकाम हुसैन।